देखिए लक्ष्मीकांत 6th एडिशन चल रही है दोस्तों, ये 10वीं वीडियो है लक्ष्मीकांत के 6th एडिशन की। और प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, ये पार्ट 2 है। शुरू करने से पहले वही जो मैं हर बार बोलता हूँ दोस्तों, इंडियन पॉलिटी की लक्ष्मीकांत की 6th एडिशन की किताब को खरीद लीजिए, उसकी हार्ड कॉपी अपने पास रखिए सामने, जब मैं आपको इन चीजों को समझा रहा हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने रिपब्लिक तक बात की थी, तो फिर डेमोक्रेटिक, सेक्युलर, सोशलिस्ट, सोवेरेन और रिपब्लिक, इन शब्दों को मैंने आपको समझा दिया था। यहाँ से हम लोग सीधे शुरुआत करेंगे किससे, जस्टिस से हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दें। देखिए जब भी जस्टिस की बात होती है हमारे प्रियम्बल में, तो 3 तरीके की जस्टिस की बात की गई है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। ये आई होप आप सबको पता होगा जिसने थोड़ी बहुत पढ़ाई भी की है। और इन जस्टिस को, 3 तरीके के जस्टिस को हम लोग अलग अलग प्रोविजन से मीट करते हैं। तो भैया कुछ जस्टिस आपके फंडामेंटल राइट से मीट होंगे, कुछ जस्टिस आपके डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से मीट होंगे। अब देखिए, अगर आपको सोशल जस्टिस चाहिए दोस्तों, मतलब अगर हमारे संविधान को सोशल जस्टिस देना है लोगों को, तो सोशल जस्टिस कैसे दिया जाएगा? अरे तो भाई कास्ट के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कलर के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, रेस के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, जेंडर के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। बट आपको पता है कि ऑलमोस्ट हर चीज के बेसिस पे इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन होता है। फिर उसके बाद किसी भी सोसाइटी को स्पेशल प्रिविलेजेस देने की जरूरत नहीं है। तो एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर सोशल जस्टिस। तो आपको पता है पहले बहुत सी प्रिविलेजेस दी जाती थी दोस्तों, जो हायर क्लास के लोग थे, तो जो ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, उनके पास तो प्रिविलेजेस थी। कुछ और तरीके की प्रिविलेजेस थी भी दोस्तों, जो कि आपकी ब्रिटिश राज के अंदर जो इंडियन सोसाइटी थी, तो बहुत सारे टाइटल्स थे। तो महाराजाओं के पास, प्रिंसेस के पास टाइटल हुआ करते थे, महाराजा ऑफ जयपुर, प्रिंस ऑफ जयपुर, इस टाइप के टाइटल्स। तो इस तरीके का कोई भी प्रिविलेज नहीं होना चाहिए अगर आपको सोशल जस्टिस को मेंटेन करना है। तो भाई जो ट्रेडिशनली बैकवर्ड क्लासेस है, तो सो कॉल्ड बैकवर्ड क्लासेस हमारी सोसाइटी की, जैसे कि शेड्यूल कास्ट हो गया, शेड्यूल ट्राइब्स हो गई, अदर बैकवर्ड क्लासेस हो गई, इनकी मदद के लिए रेगुलर प्रोविजंस किए जाने चाहिए। वुमेन, आपको पता है हमारी सोसाइटी में वुमेन को भी दबाया गया। अब इन लेटेस्ट केसेस वुमेन की जो स्थिति है हमारे देश में वो सुधर रही है, और लगातार जब तक पूरी स्थिति सही नहीं हो जाती तब तक इनके फेवर में डिसीजंस लिए जाने चाहिए सरकार के द्वारा। ये होता है सोशल जस्टिस दोस्तों। दूसरे पे आते हैं हम लोग किस पे, इकोनॉमिक जस्टिस पे। तो इकोनॉमिक जस्टिस क्या बोलता है? इकोनॉमिक जस्टिस बोलता है कि भाई इकोनॉमिक फैक्टर्स पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। यानी कि अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि वेल्थ में जो डिफरेंसेस है लोगों के वो कम होने चाहिए, इनकम में जो डिफरेंसेस है लोगों के वो कम होने चाहिए, प्रॉपर्टी में जो डिफरेंसेस है वो कम होने चाहिए। बट देखिए दोस्तों, अगर इकोनॉमिक डिफरेंसेस को आप बराबर करोगे, तो जैसा कि मैंने आपको पहले की वीडियोस में बताया था कि मुकेश अंबानी के पास जो दौलत है, वो दौलत आप मुकेश अंबानी से लेके दुनिया भर में इंडिया में जितने गरीब हैं उनको नहीं बांट सकते आप, ठीक है। यहाँ पे लिबर्टी भी दी जाती है। तो इकोनॉमिक जस्टिस के साथ इंडिया में लोगों के पास लिबर्टी भी है, और वो लिबर्टी क्या करती है? वो लिबर्टी हर इंडिविजुअल को ये मौका देती है कि वो अपनी काबिलियत के साथ हिसाब से ऊपर उठे, ठीक है। अगर आप इकोनॉमिक जस्टिस को प्योर तरीके से मानोगे तो क्या मतलब होगा कि भाई सबके पास बराबर बराबर दौलत है, तो मतलब गधे घोड़े से बराबर है। कोई टैलेंटेड है वो भी उतने रुपए कमाएगा, कोई बिल्कुल ही फुद्दू है वो भी उतने रुपए कमाए, तो ये सही नहीं है। बट फिर भी हमारे संविधान में इकोनॉमिक जस्टिस की बात की गई है। अच्छा, एक मतलब आप इकोनॉमिक जस्टिस का ये समझ सकते हो कि भाई अगर किसी के पास ज्यादा दौलत है और किसी के पास कम दौलत है, तो ज्यादा दौलत वालों के फेवर में कोई चीज नहीं होनी चाहिए। मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ समवन इज वेरी रिच, ठीक है, और इफ समवन इज पुअर, तो ऑब्वियसली बात है रिच के पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं, ये एक अच्छी लाइफ जिएगा। बट जबरदस्ती इंटेंशनल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए पुअर के अगेंस्ट में और रिच के फेवर में, ये बोलता है आपका इकोनॉमिक जस्टिस। दूसरी बात है, अगर आप इस इकोनॉमिक जस्टिस के और सोशल जस्टिस के सिद्धांत को अगर आप मिला देते हैं तो बनता है आपका क्या? तो बनता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या बोलता है? इट कंसर्न्स द सोशली जस्ट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कुछ इस तरीके से हो कि वो सोशली जस्ट हो। अब देखिए क्या लिखा हुआ, ऑफन कंट्रास्टेड विद जस्ट प्रोसेस व्हिच इज कंसर्न्ड विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कंसंट्रेट्स ऑन आउटकम्स। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इज डिफाइंड एज परसीव्ड फेयरनेस ऑफ हाउ रिवार्ड्स एंड कॉस्ट्स आर शेयर्ड बाय ग्रुप मेंबर्स। कुछ इस तरीके से कह सकते हो दोस्तों कि मान लीजिए एक कंपनी में एक ग्रुप में लोग काम कर रहे हैं। अब उस ग्रुप में मान लीजिए 5 लोग हैं। अब इस 5 में से कोई एक पर्सन है जो शाम को 6 बजे के बाद भी काम कर रहा है, मान लीजिए ऑफिस टाइमिंग 6 है, और बाकी 4 लोग आपके 6 बजे चले गए ऑफिस से। जब एंड में, महीने के एंड में सैलरी मिलने की बात आई तो सबको 1000 रुपए का बोनस हुआ, तो ऑब्वियसली बात है इस पर्सन को बुरा लगेगा,
ये एक पर्सन बोलेगा कि भाई मैं तो 6 बजे के बाद काम कर रहा था हर दिन, और मेरी टीम के जो बाकी 4 मेंबर्स उन्होंने सिर्फ 6 बजे तक काम किया, घर चले गए, बोनस सबको बराबर मिला, तो मेरे काम करने का फायदा क्या हुआ? यानी यहाँ पे मेरे को डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस नहीं मिला। आई होप अब आप समझ गए होंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस मैं किस सेंस में कहने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर हमारे संविधान में पॉलिटिकल जस्टिस की भी बात की गई है। पॉलिटिकल जस्टिस है भी, सबके पास इक्वल पॉलिटिकल राइट्स है, सबको ये फ्रीडम है कि वो पॉलिटिकल ऑफिसेस के लिए लड़ सकते हैं, इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, वोट डाल सकते हैं। ओके दोस्तों, ये जो जस्टिस का सिद्धांत है, इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, इसको रशियन रेवोल्यूशन से उठाया गया 1917 के। जस्टिस में ज्यादा टाइम लगा दिया, आ जाते हैं हम लोग लिबर्टी पे। लिबर्टी के बारे में हल्का फुल्का आइडिया मैं पहले आपको बता चुका हूँ। लिबर्टी एक्चुअली में होती क्या है? अगर कोई इंसान एक पर्टिकुलर काम कर रहा है, तो उस काम करने से अगर आप उसे रिस्ट्रेन नहीं करते, अगर आप उसे रोकते नहीं हो, तो उसको बोलते हैं आप लिबर्टी दोस्तों। ओके, इस लिबर्टी से होता क्या है? इस लिबर्टी से एक इंसान को काम करने की आजादी देने से आप उसके इनर टैलेंट को बाहर निकलने का एक मौका दे रहे हो। सबकी अपनी अपनी एक पर्सनालिटी है, सबकी अपना अपना एक टैलेंट है, कोई ज्यादा टैलेंटेड होता है, कोई कम टैलेंटेड होता है, और टैलेंट के हिसाब से वो चीजें अचीव करते हैं इस दुनिया में। अगर कोई एक ज्यादा टैलेंटेड पर्सन है, तो लिबर्टी हमारे संविधान की उसको ये मौका देती है कि वो अपनी एक अलग पहचान बना सके, कुछ बड़ा हो सके। और प्रेम्बल में अगर आप बात करो दोस्तों, तो किस किस तरीके की लिबर्टी की बात लिखी हुई है? तो लिबर्टी ऑफ थॉट लिखी हुई है, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन लिखी हुई है, फिर लिबर्टी ऑफ बिलीफ एंड फेथ एंड वर्शिप। बिलीफ, फेथ, वर्शिप, तो आप जैसी पूजा करना चाहो पूजा कर सकते हो। तो आप हिंदू धर्म को मानते हो, आप हिंदू धर्म के हिसाब से चीजें कर सकते हो। आप मुस्लिम धर्म को मानते हो तो मुस्लिम फेथ में रह सकते हो। आप चाहते हो कि मैं एथीस्ट रहूं, मैं किसी भगवान को नहीं मानूं, तो आप वो भी कर सकते हो। तो आपको बिलीफ की, फेथ की, वर्शिप की आजादी है। तो मान लीजिए आप एक मुस्लिम है, बट आप किसी भी आइडियोलॉजी को मानना नहीं चाहते, ना आप मुस्लिम धर्म को फॉलो करना चाहते हैं, ना आप हिंदू धर्म को फॉलो करना चाहते हैं, तो सोसाइटी में ऐसा कोई नियम नहीं है जो आपके ऊपर जबरदस्ती कर सके कि आपको ये करना। आप नहीं करना चाहते, आप मत करिए। ये होता है लिबर्टी। ओके, और मान लीजिए किसी की लिबर्टी वायलेट होती है, इस लिबर्टी को सेफगार्ड करने के लिए हमारे संविधान में क्या क्या है? तो भैया इस लिबर्टी को सेफगार्ड करने के लिए हमारे संविधान में है फंडामेंटल राइट्स। तो और फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं दोस्तों? फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड, वो जस्टिसिएबल है। तो अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं, तो उस केस में आप कोर्ट्स के पास जाते हैं, हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स के केसेस में आप सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं और अपनी परेशानी को बता सकते हैं। इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम में ठीक तरीके से काम करने के लिए जो लिबर्टी का सिद्धांत है दोस्तों, ये बहुत जरूरी है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इस लिबर्टी पे लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस ये है कि आपकी लिबर्टी किसी और को परेशान ना करे। यानी कि आप अपनी लिबर्टी को प्रैक्टिस कर रहे हैं, मान लीजिए रात के 12 बजे शराब पी के आप कस के गाड़ी में हॉर्न बजाते हुए चिल्लाते हुए जा रहे हैं, तो वो आपकी लिबर्टी में नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे आप दूसरों को परेशान कर रहे हैं। तो आपकी लिबर्टी में दूसरों को परेशान करना इंक्लूडेड नहीं है। ओके, तो ये बात है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लिबर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल इज नॉट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट नहीं है ये, इट इज क्वालिफाइड। ओके, आगे बात करते हैं। अच्छा, ये लिबर्टी के, इक्वलिटी के और फ्रेटर्निटी के जो सिद्धांत हमारे संविधान में लिखे हुए हैं, ये उठाए गए हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन से। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 टू 1799। ये भी समझाऊंगा दोस्तों, धीरे धीरे चल रहा हूं मैं आगे, एक अकेला हूं, जितना हो सकता है उतनी तेज वीडियो बना रहा हूं। आगे बात करते हैं हम लोग इक्वालिटी की। इक्वालिटी का मतलब क्या है? इक्वालिटी का मतलब ये है कि भाई सोसाइटी में किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन के फेवर में कोई स्पेशल प्रिविलेजेस ना हो, हर कोई आपस में बराबर हो, इसको बोलते हैं इक्वालिटी। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी हो, आपके पास ये इक्वालिटी है कि भाई आप इस सोसाइटी में बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के रह सकते हैं। बट अगर आपने मेरी एनसीईआरटीज़ की वीडियो देखी है, तो आपने देखा होगा दोस्तों कि हर स्टेप पे लोगों को किसी न किसी तरीके की इनइक्वालिटी का सामना करना पड़ता है। लेकिन हमारे प्रेम्बल में क्या लिखा हुआ है? हमारे प्रेम्बल में लिखा है ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया विल हैव इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। इक्वालिटी की बात आए दोस्तों, तो 3 तरीके की इक्वालिटीज की बात की गई है। एक है आपकी सिविक इक्वालिटी, एक है आपकी पॉलिटिकल इक्वालिटी, एक है आपकी इकोनॉमिक इक्वालिटी। अब इकोनॉमिक इक्वालिटी में वही बहस आ जाएगी, थोड़ी देर में आते हैं। सिविक इक्वालिटी के लिए हमारे संविधान में क्या क्या है? तो आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है कि हर कोई लॉ के सामने सेम है। आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो ये कहता है कि भाई धर्म के आधार पे, रेस के आधार पे, जाति के आधार पे, जेंडर के, सेक्स के आधार पे, आप कहाँ जन्मे हैं इसके आधार पे आपके अगेंस्ट में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। फिर आर्टिकल 16 जिसमें पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी कोई सरकारी नौकरी या कोई ऐसी नौकरी जिसको सरकार ने बनाया है, उसमें जो अपॉर्चुनिटी होगी सबको इक्वल मिलेगी। अब यहाँ पे आप बोलोगे दोस्तों कि आर्टिकल 16 में रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है।
तो ये इक्वालिटी का अगेंस्ट जाता है। देखिए ये इक्वालिटी का अगेंस्ट नहीं जाता है, क्योंकि जिन क्लासेस को रिजर्वेशन दिया गया है वो क्लासेस सोशली डिसएडवांटेज रही हैं बहुत सालों से, तो ऑब्वियसली उनको बाकी क्लासेस के बराबर लाने के लिए इस प्रावधान को रखा गया है। फिर आगे बात करते हैं। आर्टिकल 17 में एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात कही गई है। ये भी एक सिविक इक्वालिटी, ये जितने भी मैं आर्टिकल बता रहा हूँ ये सब सिविक इक्वालिटी को मिला रहे हैं। फिर एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, जैसा कि पहले बताया फ्रेंड्स, राजा ऑफ जयपुर हुआ करते थे, राजा ऑफ जोधपुर हुआ करते थे, प्रिंस ऑफ चित्तौड़गढ़ हुआ करते थे। इस तरीके के जो टाइटल्स हैं वो हटा दिए गए हैं। आप सब एक नागरिक हैं, किसी के पास कोई स्पेशल टाइटल नहीं है। तो ये तो बात हो गई सिविक इक्वालिटी की। पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात की जाए, पॉलिटिकल इक्वालिटी में क्या है हमारे संविधान में जो पॉलिटिकल इक्वालिटी को मेंटेन करता है, तो देखिए दो आर्टिकल्स दोस्तों याद रखिएगा। एक है आपका आर्टिकल 325 और एक है आपका आर्टिकल 326। आर्टिकल 325 देखिए क्या बोलता है। आर्टिकल 325 बोलता है कि भाई अगर इलेक्टोरल रोल में आपका नाम आना है, इलेक्टोरल रोल में नाम आने का मतलब कि किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप एक नागरिक हैं और आप उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा के इलेक्शन में अपना वोट डाल सकते हैं। तो उस इलेक्टोरल में रोल में आपका नाम किसी धर्म के आधार पर, किसी जाति के आधार पर, रेस के आधार पर या सेक्स के आधार पर नहीं हटाया जा सकता। यानी कि लीगली आप किसी भी जाति के हो, आप किसी भी धर्म के हो, आप किसी भी रेस के हो, आप किसी भी सेक्स के हो, आपका नाम उस इलेक्टोरल रोल में आएगा। ये आर्टिकल 325 में लिखा हुआ। आर्टिकल 326 में क्या लिखा हुआ? आर्टिकल 326 में लिखा हुआ एडल्ट सफरेज। क्या होता है एडल्ट सफरेज देख लेते हैं दोस्तों। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज ये बोलता है एवरी एडल्ट सिटीजन इज एंटाइटल्ड टू कास्ट हिज हर वोट इन ऑल स्टेट इलेक्शंस unless that citizen is convicted of certain criminal offenses or deemed unsound of mind. As per this concept, the right to vote is not restricted by caste, race, sex, religion or financial status. यानी कि जब तक आपके खिलाफ कोई सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है या जब तक आपको बिल्कुल अनसाउंड माइंड का नहीं मान लिया गया, तब तक आपको आपका वोट कास्ट करने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये लिखा हुआ आर्टिकल 326 में। और फाइनली दोस्तों एक और हमने इक्वालिटी की बात की थी जो थी आपकी इकोनॉमिक इक्वालिटी। इकोनॉमिक इक्वालिटी, अब देखिए इकोनॉमिक इक्वालिटी को फंडामेंटल राइट में नहीं डाला जा सकता क्योंकि वो लिबर्टी के साथ वायलेट करेगा, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगर आप देखो आपसे कोई पूछे कि इकोनॉमिक इक्वालिटी के लिए हमारे संविधान में कोई आर्टिकल है, तो देखिए दोस्तों आप कह सकते हैं आर्टिकल 39 ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये क्या बोलता है कि भाई सारे मेन और वुमेन को इक्वल राइट्स मिलेंगे ताकि एक एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड को वो पा सकें और इक्वल वर्क के लिए इनको इक्वल पे मिले। ये आर्टिकल 39 में लिखा है। खास बात देखिए दोस्तों, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखा है और आप सबको पता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नॉन जस्टिफिएबल, इनको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। चलिए भाई आगे चलते हैं, फ्रेटर्निटी की बात कर लेते हैं। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, तो भाईचारा होना चाहिए। हमारे संविधान में साफ साफ बोला गया है कि भाई हमारे देश में फ्रेटर्निटी की फीलिंग होनी चाहिए और इस फ्रेटर्निटी की फीलिंग का सबसे बड़ा साक्ष्य है वो है सिंगल सिटीजनशिप इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में डबल सिटीजनशिप है, यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप। आप किसी भी स्टेट में रहते हो, कहीं के भी हो, आप भारत के नागरिक हैं और आप कुछ नहीं है। फंडामेंटल राइट में भी इसकी बात, सॉरी फंडामेंटल ड्यूटीज में भी इसकी बात की गई है। तो आर्टिकल 51A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये है फंडामेंटल ड्यूटी। और फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या लिखा है? इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रमोट हार्मनी and spirit of common brotherhood among all the people of India, transcending religious, linguistic, regional and sectional diversities। यानी कि कितनी भी डाइवर्सिटी हो आपके साथ वाले जो लोग रहते हैं, चाहे वो आप अलग भाषा बोलते हो, चाहे अलग रिलीजन को फॉलो करते हो, चाहे किसी और रीजन के हो, चाहे कितनी भी सेक्सुअल डाइवर्सिटी हो आपके अंदर, सेक्शनल डाइवर्सिटी, हर केस में आप उनके साथ हार्मोनी को प्रमोट करेंगे, ब्रदर भाईचारे को जिंदा रखेंगे। इस डिफरेंशिएशन के बेसिस पे आप उनके खिलाफ कोई मन मुटाव या उनके खिलाफ कोई चाल चलना, इस तरीके की कोई चीज नहीं करेंगे। फ्रैटर्निटी को आपको प्रमोट करना है। ओके, अब जब बात हुई कि दोस्तों फ्रैटर्निटी होती क्या है एक्चुअली में, तो फ्रैटर्निटी देखिए प्रियम्बल में जो फ्रैटर्निटी वर्ड दे रखा है, दो चीजों को ये इंश्योर करता है। एक तो है डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल डिग्निफाइड है, उसको आप नीचा नहीं दिखा सकते और उसको आप नीचा किसी भी बेसिस पे नहीं दिखा सकते। तो औरत है तो आप उसको नीचा नहीं दिखा सकते और अगर आप ऐसा कर रहे हो तो इलीगल है। किसी जाति के आधार पर आप उसको नीचा नहीं दिखा सकते, रिलीजन के आधार पर आप उसको नीचा नहीं दिखा सकते। दूसरा यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन फ्रैटर्निटी के साथ कैसे जुड़ेगा, कभी सोचा है आपने?
देखिए जब भाईचारा होगा देश में तभी तो देश एक रहेगा, तभी तो देश कंसोलिडेटेड रहेगा, तभी तो देश में ताकत रहेगी। अगर फ्रेटर्निटी ही नहीं रहेगी, भाईचारा ही नहीं रहेगा, तो सब आपस में लड़ेंगे, उल्टी सीधी बकवास करेंगे, करते ही हैं। हिंदू मुस्लिम के नाम पे हमेशा से बकवास होती आई है। तो उससे हमारी यूनिटी और फ्रेटर्निटी को नुकसान पहुंचेगा। इसलिए फ्रेटर्निटी बहुत जरूरी है अगर हमें अपनी यूनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करना है। तो अगर बात की जाए इंटीग्रिटी की दोस्तों, तो ये जो इंटीग्रिटी नाम का शब्द है ये हमारे संविधान में कैसे आया? ये हमारे संविधान में आया 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू। मैं एक एक चीज जो बता रहा हूँ दोस्तों बहुत जरूरी है, इसको दिमाग में ठीक से बैठा लीजिए। अब जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहस चल रही थी तो एक मेंबर थे हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी के, जिनका नाम था के.एम. मुंशी। उन्होंने क्या बोला कि भाई डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो ये मटेरियल बेटरमेंट भी करता है, उसके बाद ये बोलता है कि एक डेमोक्रेटिक सेटअप भी रहे, उसके बाद ये बोलता है कि एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी इंपॉर्टेंट है। यानी कि के.एम. मुंशी जी के हिसाब से ये जो आपका डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल है, इस डिग्निटी से क्या क्या निकलता है? इस डिग्निटी से ये निकलता है कि एक पर्सन की पर्सनालिटी, उसका नेचर, अनटिल अनलेस उसका नेचर किसी और के लिए परेशानी नहीं कर रहा है, उसकी पर्सनालिटी बहुत जरूरी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सैक्रेड है। दूसरा, एक इंडिविजुअल की डिग्निटी होगी तो शांति से रहेगा, दूसरे से लड़ेगा नहीं, भाईचारे से रहेगा, तो जो हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप है वो भी मेंटेन रहेगा। और इसके साथ ये बोला गया कि अगर वो पर्सन डिग्निफाइड है तो सोसाइटी में अच्छे से अपनी जगह को बना सकता है, अपने आप को प्रोग्रेस करा सकता है, इंडिविजुअल प्रोग्रेस करा सकता है, तो उससे उसका मटेरियल बेटरमेंट भी होगा, मतलब वो अपनी लाइफ में, अपने कैरियर में प्रोग्रेस करेगा। तो बहुत सारी बातें दोस्तों बोली गई हैं। डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स के लिए फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी सब में बात की गई है, जब वहां पहुंचेंगे इनको देखेंगे। प्लस फंडामेंटल ड्यूटी में एक फंडामेंटल ड्यूटी डिग्निटी ऑफ वुमेन के बारे में सीधे सीधे बात करती है, तो वो भी आप जाके देख सकते हो। फंडामेंटल ड्यूटीज मैंने आपको पहले बताए थे, आगे भी देखेंगे जब सीधे सीधे पूरी पूरी पॉलिटी शुरू होगी। अभी तो हम लोग पॉलिटी की शुरुआत में ही है। फिर दोस्तों ये जो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन की बात की गई है, यहाँ पे दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आते हैं दोस्तों। इसके दो डायमेंशंस हैं, इसके साइकोलॉजिकल डायमेंशंस हैं, जी इसके साइकोलॉजिकल डायमेंशंस हैं और इसके टेरिटोरियल डायमेंशंस हैं। तो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन के साइकोलॉजिकल टेरिटोरियल डायमेंशंस का मतलब क्या है कि देखिए हमारे देश में अलग अलग कास्ट के, अलग अलग रेस के, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं। तो जब तक वो साइकोलॉजिकली एक नहीं है, जब तक वो साइकोलॉजिकली एक दूसरे के साथ भाईचारा नहीं रखते हैं, तब तक हमारे देश की यूनिटी नहीं हो सकती। क्योंकि यूनिटी केवल टेरिटोरियल नहीं है, यूनिटी इस चीज में भी है कि साइकोलॉजिकल जो एक सिटीजन है इंडिया का, वो दूसरे के साथ कनेक्ट कर पाए, आपस में न लड़े। टेरिटोरियल एलिमेंट को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि यूनिटी ऑफ एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन की भाई जितना भी बड़ा एरिया है इंडिया का वो एक टेरिटरी है, किसी भी टेरिटरी के अंदर सेक्शनिस्ट टेंडेंसीज नहीं आ सकती, वो ये नहीं बोल सकता कि हम इससे अलग हो जाएंगे। और जैसा कि आप आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं, आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स, और यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या निकल के आता है दोस्तों कि हमारे देश के किसी भी स्टेट को यूनियन से अलग होने की, सेकीड करने की ताकत नहीं है, परमिशन नहीं है। ये एक इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है। इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन कहते हैं ना कि अवर इंडिया इज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, और यूएस में क्या बोलते हैं? इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। यानी यूएसए में जो 50 स्टेट हैं वो 50 स्टेट रहेंगे, लेकिन इंडिया में अगर स्टेट्स हैं उन स्टेट्स के नंबर को बदला जा सकता है। तो आपने देखा तेलंगाना बना, आपने देखा जम्मू एंड कश्मीर को भैया स्टेट हिप ले ली गई, उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो हमारे यहाँ पे देश को क्या बोला जाता है? इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। ठीक है, तो ये बात हुई। अब हम आगे बात करेंगे दोस्तों सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रेम्बल। हमारा प्रेम्बल हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इसके अंदर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मैं दोस्तों आपको यहाँ बताने वाला हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए हमारे देश की, हमारे फ्रीडम स्ट्रगल की, हमारी हिस्ट्री की जो बेसिक फिलोसॉफिकल वैल्यूज है, जो बेसिक फंडामेंटल वैल्यूज हैं, पॉलिटिकल वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज, रिलीजियस वैल्यूज, इनके आधार पे हमारा संविधान बना है। इन सारी वैल्यूज के हमारा संविधान जो बना है वो सारी वैल्यूज आपकी प्रियम्बल में जोड़ी गई है। तो पूरे फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जिन वैल्यूज को अडॉप्ट किया, हिस्ट्री में जो हमारी अच्छी वैल्यूज थी, जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे, उन्होंने इन वैल्यूज को कॉन्स्टिट्यूशन में डाला और उन सारी वैल्यूज को हमारे प्रियम्बल में भी इंसर्ट किया गया है। एक ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई।
एक अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर थे, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के बनने में बहुत मेजर रोल प्ले किया। इन्होंने क्या बोला, द प्रेम्बल टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस व्हाट वी हैड थॉट और ड्रीम्ड सो लॉन्ग, यानी इतने साल से हम आजादी के लिए जो लड़ रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो सपने देख रहे हैं, वो सब कुछ हमारे प्रेम्बल में डाला गया है। फिर के मुंशी नाम के ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, इन्होंने क्या बोला, प्रेम्बल इज द हॉरोस्कोप ऑफ अवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। आप चाहो तो एक एक लाइन लिख सकते हो दोस्तों, कभी कोई स्टैटिक का क्वेश्चन आ गया वहां पे कोट कर देना, बट ऐसे कितना लिखोगे दोस्तों, तो आप मार्कर से मार्क कर लो, एग्जाम में याद आ जाए तो लिख देना। फिर ऐसे बहुत सारी चीजें बोली गई दोस्तों, जैसे कि पंडित ठाकुर दास भार्गव जी थे, ये भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे। इन्होंने बोला कि द प्रियम्बल इज द प्रीशियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द मोस्ट प्रीशियस पार्ट, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे प्रीशियस पार्ट है प्रियम्बल, एंड इट इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द जज सेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इतनी सब बातें बोली है पंडित ठाकुर दास भार्गव ने। फिर भाई बहुत सारे और लोगों ने बोला, एक अर्नेस्ट बेकर करके डिस्टिंग्विश्ड इंग्लिश साइंटिस्ट थे, पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, उन्होंने भाई प्रेम्बल से बहुत ज्यादा वो इन्फ्लुएंस थे, ठीक है ना, वो इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस थे कि उन्होंने अपनी किताब की जो ओपनिंग टेक्स्ट है वो हमारा प्रेम्बल रखा है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, फिर एम हिदरतुल्ला के भी, जो हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके भी व्यूज दे रखे हैं प्रेम्बल पे, आप उनको देख सकते हो। ओके, तो प्रेम्बल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये तो दोस्तों आपको समझ में आया। अब यहाँ पे कंट्रोवर्सी के बारे में बात करते हैं जो चल रही है। एक्चुअल कंट्रोवर्सी क्या, अब इस चीज पे प्रॉपर डिसीजन आ गया है, बट बीच में इसमें कुछ प्रॉब्लम हुई थी। देखिए, बेरूबारी यूनियन केस है, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं धीरे धीरे करके इन द कोर्स ऑफ माई लेक्चर्स में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से केसेस हमारे संविधान में बहुत जरूरी हैं। तो ये जो बेरोबारी यूनियन केस हुआ, इसमें देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने प्रेम्बल के बारे में क्या कहा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने प्रेम्बल के बारे में ये बोला कि जो भी हमारे संविधान में प्रोविजंस लिखे हुए हैं, ठीक है ना, इनका हल्का फुल्का आइडिया हमको प्रेम्बल में मिलता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि प्रेम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे बेरूबारी यूनियन केस में ये मान रहा है कि जो हमारे संविधान के प्रोविजंस हैं, उन प्रोविजंस की जो कुंजी है, वो जो आइडियाज हैं, वो आपको प्रियम्बल में मिलेंगे। और मान लीजिए संविधान का कोई ऐसा आर्टिकल है जो आपको क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है, इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हो, तो प्रियम्बल में जो भाषा लिखी हुई है उससे आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स को थोड़ा बहुत इंटरप्रेट कर सकते हो, ये माना सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि भले ही प्रियम्बल बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, बट प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं। तो बेरूबारी यूनियन में सुप्रीम कोर्ट ने बोला 1960 में दैट प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये एक बहुत बड़ी चीज बोल दी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने। भले सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को डेसिफर करने में प्रियम्बल का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन इस चीज को पलटा गया कब, इस चीज को पलटा गया था लैंडमार्क केशवानंद भारती केस में। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला कि देखिए, जो बेरूबारी यूनियन में जो बोला गया था कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये गलत है। साफ साफ बोला केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई प्रियम्बल बहुत जरूरी है एंड प्रियम्बल इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो केशवानंद भारती केस में आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बोला गया था कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, केशवानंद भारती केस। तो 1860 के बेरूबारी यूनियन केस में बोला गया नहीं है, 1960 के बेरूबारी यूनियन में, और 1973 के केशवानंद भारती केस में क्या बोला गया, पार्ट है। फिर आगे एक और केस आएगा सुप्रीम कोर्ट का, LIC ऑफ इंडिया केस 1995, इसमें भी बोला गया कि प्रियम्बल इज एक्चुअली एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात ये होती है कि भाई हमारे फाउंडिंग फादर्स ने क्या बोला था, इस चीज को समझना जरूरी है। तो हमारे फाउंडिंग फादर्स ने पहली बार, तो आप ये बताइए कि क्या प्रियम्बल को हमारे संविधान से पहले इनेक्ट किया गया था या बाद में इनेक्ट किया गया था। देखिए, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन अनाउंस किया गया था, ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन को मॉडिफाई करके प्रियम्बल बनाया गया था। तो बहुत सारे लोग, आप लोग ये समझोगे कि भाई प्रियम्बल को पहले बनाया गया, नहीं दोस्तों। भले ही प्रियम्बल को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस को मॉडिफाई करके बनाया हो, लेकिन प्रियम्बल को इनेक्ट किया गया। मेन चीज इनेक्ट करना होता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने प्रियम्बल को इनेक्ट किया हमारे संविधान को इनेक्ट करने के बाद। और ऐसा क्यों किया गया, ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जो संविधान की वैल्यूज थी, वही वैल्यूज आपकी प्रियम्बल में रिफ्लेक्ट हो, ये बात बहुत जरूरी थी। ठीक है दोस्तों, एक ये चीज हो गई इंपॉर्टेंट। फिर दोस्तों प्रॉपर बहस हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जब प्रियम्बल की बात हुई थी और एक मोशन चला था। उस मोशन में बोला था कि भाई जो प्रियम्बल है इसको हम एंड में इनेक्ट कर रहे हैं और ये हमारे संविधान का एक पार्ट है, और इस मोशन को हमारे फाउंडिंग फादर्स ने एक्सेप्ट किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोला कि जब हमारे फाउंडिंग फादर्स ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि प्रियम्बल इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम कौन होते हैं
इसको अलग बोलने वाले हैं। और इस चीज को बोल के साफ साफ 1973 में केशवानंद भारती जजमेंट में ये चीज आई कि भाई प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि हमारे फाउंडिंग फादर्स ने ये बोल दिया था कि प्रियम्बल इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक बात याद रखिएगा, प्रियम्बल को इनैक्ट किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इनैक्ट करने के बाद। लेकिन प्रियम्बल के बारे में दो और चीजें ध्यान रखिए दोस्तों। प्रियम्बल से किसी भी लेजिस्लेचर का सोर्स ऑफ पावर नहीं निकलता। प्रियम्बल में बस विजन लिखा है हमारे फाउंडिंग फादर्स का। और मान लीजिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी प्रोविजन है, आर्टिकल्स है, उसमें मान लीजिए कहीं कंफ्यूजन हो जाता है, कुछ ऐसा लगता है कि भाई एम्बिगस सा लिखा हुआ है, कुछ कंफ्यूजन लिखा हुआ है, कुछ ट्रिकी लिखा हुआ है, तो प्रियम्बल्स में जो प्रिंसिपल दे रखे हैं तो उन प्रिंसिपल्स के हिसाब से उन आर्टिकल्स को इंटरप्रेट किया जा सकता है। लेकिन हमारे प्रियम्बल इज नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर नॉर अ प्रोहिबिशन अपॉन द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर। यानी जो हमारा लेजिस्लेचर है, अब वो लेजिस्लेचर चाहे लोकसभा हो, चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो, कोई भी हो, इन लेजिस्लेचर की कोई भी पावर प्रियम्बल से नहीं निकलती और न ही प्रियम्बल का कोई प्रावधान इस लेजिस्लेचर की पावर के ऊपर किसी भी तरीके की रोक टोक, रेस्ट्रिक्शन या प्रोहिबिशन डालता है। एक चीज। दूसरी चीज, प्रियम्बल के जो प्रोविजंस हैं दे आर नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर। यानी कि जैसे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में होता है ना कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी अगर आपके वायलेट होते हैं तो आप कोर्ट में जा सकते हो और केस कर सकते हो कि भाई ये फंडामेंटल राइट्स जब आपके वायलेट हो सकते हैं तो आप कोर्ट में जा सकते हो। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी अगर आपके वायलेट हुए तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो। उसी तरीके से अगर आपको लगता है कि प्रियम्बल का कोई प्रोविजन वायलेट हुआ है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते बिकॉज दिस इज नॉन जस्टिसिएबल। So the provisions of the preamble are not enforceable in the courts of law। तो दो चीजें आपको याद समझ में आ गई। प्रियम्बल इज नॉन जस्टिसिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। दूसरा, प्रियम्बल से किसी भी लेजिस्लेचर की ताकत नहीं निकलती और ना ही प्रियम्बल किसी लेजिस्लेचर की ताकत पे किसी तरीके की रोक टोक लगाता है। आगे बात करते हैं कि हम प्रियम्बल को कितना अमेंड कर सकते हैं, अमेंडेबिलिटी क्या है हमारे प्रियम्बल की। तो भैया आर्टिकल 368 की अगर बात आई, शुरू में क्या हुआ दोस्तों कि जब बेरूबारी यूनियन केस हुआ 1960, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब ये बात आई कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो आर्टिकल 368 के अंदर तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रहे हो ना। तो जब आर्टिकल 368 के अंदर आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रहे हो और प्रियम्बल पार्ट ही नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो आप प्रियम्बल को भी अमेंड नहीं कर सकते। ये व्यू पॉइंट निकला जब बेरूबारी यूनियन ने 1960 में ये बोला कि प्रियम्बल नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आया भाई आपका केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस क्या बोलता है कि नहीं भाई, प्रियम्बल हमारे संविधान का पार्ट है और चूंकि प्रियम्बल संविधान का पार्ट है और आप संविधान को अमेंड कर सकते हो आर्टिकल 368 के अंदर, तो आप प्रियम्बल को भी अमेंड कर सकते हो आर्टिकल 368 के अंदर। एक शर्त होगी कि आप जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उसको अल्टर नहीं करोगे। ये केशवानंद भारती केस में क्यों बोला गया? देखिए, केशवानंद भारती केस में सीधे सीधे बोला कि हमारे संविधान को बनाते वक्त हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने कुछ बेसिक वैल्यूज को जोड़ा था। उन बेसिक वैल्यूज को आप नहीं निकाल सकते हमारे संविधान से और उन बेसिक वैल्यूज को आप हमारे प्रियम्बल से भी नहीं निकाल सकते। ये बोला केशवानंद भारती केस ने। लेकिन आप बाकी चीजों को निकाल सकते हो, अमेंड कर सकते हो आर्टिकल 368 के अंदर। तो जब 1973 में जजमेंट आया था कि भाई ये बेसिक स्ट्रक्चर बोल दिया है कोर्ट में, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर एक्चुअली में है क्या, तो धीरे धीरे जो सब्सिक्वेंट कोर्ट रूलिंग्स आएंगी सुप्रीम कोर्ट की, उससे आज की डेट में हम एक सेट ऑफ, आप कह सकते हैं कि एक सेट बना पाए, एक लिस्ट बना पाए जिसमें हम कह सकते हैं कि कौन कौन सी चीजें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आती है। वो जब आगे मैं लक्ष्मीकांत आपके साथ डिस्कस करूंगा तो वो चीजें आपको बताऊंगा। समझ लो दोस्तों। तो सुप्रीम कोर्ट केशवानंद भारती केस के जजमेंट को समझने की बहुत जरूरत है। 368 के हिसाब से संविधान बदल सकता है और केशवानंद भारती केस ने कहा कि भाई प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन 368 से अमेंड हो सकता है तो प्रियम्बल भी अमेंड हो सकता है। लेकिन दोनों के अमेंडमेंट में जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर है, जो हमारे फाउंडिंग फादर्स का विजन था, आप उसे अमेंड नहीं कर सकते। अब तक देखा जाए तो प्रियम्बल को केवल एक बार अमेंड किया गया है इमरजेंसी के दौरान 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जिसके अंदर 3 वर्ड्स को जोड़ा गया था, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। और बाद में जब कोर्ट में केस गया तो कोर्ट ने बोला कि भाई ये अमेंडमेंट सही है। तो ये चीज है दोस्तों। अभी यहाँ पे प्रियम्बल की सेकंड वीडियो खत्म हो जाती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। उसके बाद हम लोग यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पे पहुंचेंगे, तो यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात करेंगे इसके बाद की वीडियो में। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रही है दोस्तों। पसंद आ रही है तो उनको लाइक जरूर कर दीजिएगा, जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।